नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले भारत के प्रमुख आयोगों के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है निर्वाचन आयोग से संबंधित। अर्थात आज हम बात करने वाले हैं भारत का जो चुनाव आयोग है उसके बारे में। दोस्तों डिटेल से हम बात करने वाले हैं भारत का चुनाव आयोग क्या है, उसकी क्या कार्य प्रणाली क्या होगी और ये संवैधानिक निकाय है या नहीं है। साथ ही इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि बहुसदस्यीय निकाय है या एक सदस्यीय निकाय है, अपने फैसले किसी के अधीन रखता है या अपने फैसले खुद लेता है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, इसकी क्या कार्यप्रणाली है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों तो चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होने है भारत के निर्वाचन आयोग। जो आपको देखा, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, निर्वाचन आयोग से संबंधित अब हम हर एक आयोग के बारे में विस्तृत से चर्चा करते जाएंगे। हर एक वीडियो में एक आयोग के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का निर्वाचन आयोग, जिसमें हम बात करेंगे कि ये कैसा निकाय है। तो यहाँ पे सबसे बड़े इंपोर्टेंट करने वाली बात है कि ये संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है दोस्तों? ये संवैधानिक निकाय है। मतलब संवैधानिक निकाय का उद्देश्य यहाँ पे कि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसका उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान। जो भी संवैधानिक आयोग है, मतलब संवैधानिक आयोग का उद्देश्य मतलब क्या होता है कि संविधान में उसका क्या किया गया है, उल्लेख किया, संविधान में उसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि संविधान में वर्णन कहाँ किया गया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता एग्जाम में आपसे इजीली पूछ लिया जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग है संवैधानिक, असंवैधानिक या गैर संवैधानिक, जो भी कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कैसे है कि संविधान में जब संविधान का क्या किया गया था, जब संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, तब दोस्तों निर्वाचन आयोग का यहाँ पे उल्लेख किया गया था। आर्टिकल आर्टिकल 324 से 324 से 329, 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। जो संवैधानिक निर्वाचन आयोग है संविधान में अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। अर्थात ये कौन से भाग के अंदर आता है? भाग 15 के अंदर ये आता है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में हम जानेंगे कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय भी है, और साथ ही ये स्वायत्त शासी निकाय है। मतलब अपने फैसले किसी का अधीन ना कर करके जो अपनी कार्यप्रणाली है खुद ही निर्धारित करता है कि किस प्रकार चुनाव करवाना है, चुनाव के लिए क्या कार्यप्रणाली होगी, किस प्रकार का चुनाव के साथ संबंधित कानून लगाया जाएगा, साथ ही किन किन अधिकारियों के चुनाव में इनकी नियुक्ति की जाएगी। मतलब स्वायत्त शासी अपने फैसले किसी का अधीन ना होकर ये अपने फैसले स्वयं लेता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया भारत के निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त शासी निकाय है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो कार्यप्रणाली, भारत के निर्वाचन आयोग भारत के जो संघ और राज्य के चुनाव की जो प्रक्रियाएं होती है उनका संचालन करता है और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनको क्या करता है, पूर्ण करता है ये। तो हमने देखा कि ये भारतीय संवैधानिक आयोग है, मतलब संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त शासी निकाय है। साथ ही यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये एक सदस्यीय, प्रारंभ में दोस्तों ये एक सदस्यीय निकाय था, एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन वर्तमान में अब ये क्या हो गया, बहुसदस्यीय निकाय हो गया। प्रारंभ में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है, बहुसदस्यीय निकाय। मतलब प्रारंभ में केवल एक ही इसमें अधिकारी नियुक्त था, जो मुख्य चुनाव आयुक्त था वही, लेकिन अब वर्तमान में दो चुनाव आयुक्तों की और नियुक्ति की जाती है। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त, इस प्रकार यहाँ पे वर्तमान में ये क्या है, बहुसदस्यीय निकाय है। भारतीय निर्वाचन आयोग भारत के संघ, मतलब जो केंद्र के जो लोकसभा और राज्यसभा, मतलब संसद के, दोस्तों यहाँ पे संघ का मतलब है संसद, अर्थात लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे बात हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही राज्यों की जो मंडल विधानमंडल के दोस्तों चुनाव क्या करवाता है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो उनके मतलब कौन कौन उसके लिए योग्य होगा चुनाव लड़ने के लिए, क्या आयु निर्धारित होगी, साथ ही इसके जो मतलब चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण करवानी है, किन अधिकारियों की कहाँ पे नियुक्ति करवानी है, उनके लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, साथ ही मतदाताओं को वोटर पहचान पत्र देना, साथ ही उनकी जो निर्धारित आचार संहिता लागू करना और उनकी तिथियों का निर्धारण करना कि किस तिथि पर किस राज्य में कहाँ पे क्या चुनाव होंगे।
तो ये प्रकार की दोस्तों ये संचालन करना और उसको पूर्ण करना किसका कार्य होता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग का, भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभाओं तथा साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को क्या करवाता है? ये संपन्न करवाता है। इससे पूर्व में हमने देख लिया था कि संघ और राज्य की विधानसभा, संघ मतलब और राज्यों की जो कार्यप्रणाली है उनके लिए जो चुनाव प्रक्रिया है उनका संचालन और उनको पूर्ण करता है। साथ ही संसद की बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानमंडलों अर्थात विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को क्या करवाता है? ये संपन्न करवाता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि इसका कार्य, मुख्य इंपॉर्टेंट कार्य क्या होगा? यहाँ पे ये देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का जो चुनाव होता है उनको कौन पूर्ण करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा का चुनाव जो कौन मतलब उसकी चुनाव की जो प्रक्रिया है कौन पूर्ण करवाता है या चुनाव कौन करवाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही राज्य की विधानमंडलों जिसमें विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी क्या करवाता है? ये भारत का निर्वाचन आयोग ही संपन्न करवाता है। मतलब राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। अब यहाँ पे देखेंगे भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख, यहाँ पे उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो संवैधानिक निकाय है। हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि संवैधानिक क्या है? ये संवैधानिक निकाय है अर्थात भारतीय संविधान में इसका उल्लेख भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। मतलब एक संवैधानिक निकाय है, मतलब संवैधानिक निकाय का मतलब है कि संविधान में उसका उल्लेख है। दोस्तों कहीं पर भी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय शब्द आता है मतलब उसमें क्या है? संविधान में उस जो निकाय है या जो आयोग है उसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका संपूर्ण विस्तृत वर्णन किया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग क्या होगा, इसके क्या कार्य होंगे, इसकी क्या कार्यप्रणाली होगी, कितने सदस्य होंगे, एक सदस्यीय बहुसदस्यीय निकाय, इसकी स्थापना से संबंधित जो भी है। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में कि जब भारत आजाद हो गया था 1947 में, जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद में चुनाव आयोग, भारत में जो चुनाव करवाने के लिए एक आयोग की आवश्यकता महसूस की गई, तभी यहाँ पे 25 जनवरी 1950 दोस्तों यहाँ पे ये डेट आपको इंपोर्टेंट है, याद कर लेनी है कि 25 जनवरी 1950 की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या होती है? स्थापना किसके? संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया था उसी के अकॉर्डिंग ये निकाय के क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या है? ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में जो जो उल्लेख किए गए हैं, जिन जिन का मतलब आयोगों का उल्लेख किया गया उनकी क्या करनी थी? आजादी के बाद उनकी क्या करनी थी? आयोगों की स्थापना करनी थी। तो यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 के संविधान के अनुसार की गई। प्रारंभ में दोस्तों यहाँ पे प्रारंभ में एक सदस्यीय आयोग था, प्रारंभ में एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन जब 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। प्रारंभ में ये क्या था? एक सदस्यीय आयोग मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। कब? जब 1950 में जब इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था, तब इसमें क्या था? एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही था। लेकिन जब 1993 में इसके साथ 1993 में इसके साथ दो चुनाव आयुक्त और नियुक्त किए गए, तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या क्या हो गई? 3, 1+2 हो गई। 1+2 सदस्य इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनके बारे में आगे हम डिटेल से विस्तृत बात करने वाले हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको याद करनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट के लिए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। दोस्तों अब यहाँ पे 25 जनवरी से आपको याद होना चाहिए कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस राष्ट्रीय, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट करने का राष्ट्रीय है दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे संविधान के अनुसार इसकी क्या होती है स्थापना? तो ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका क्या है? उल्लेख है। ये
प्रारंभ में 1950 की बात होती है तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही की ही नियुक्ति की जाती थी, लेकिन 1993 में इसे बदल कर क्या कर दिया गया दोस्तों, ये 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को भी नियुक्ति की जाने लगी। तो यहाँ पे देखते हैं इनकी योग्यताएं क्या होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सदस्य कौन होता है, एक सदस्य होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है वो एक सदस्य होता है, और अन्य चुनाव आयुक्त दोस्तों, अन्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं तो 2 सदस्य होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, टोटल 3 सदस्य हो जाते हैं। 3 सदस्य यहाँ पे अधिकारी, या इनका रैंक देख लेते हैं तो ये क्या होता है, सीनियर आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, और ये क्या है, एक आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं। ये सीनियर आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। दोस्तों नियुक्ति कौन करती है, नियुक्ति राष्ट्रपति, दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन में आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दोनों से कंपैरिजन कर ली जाएगी, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है और अन्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का सेम कार्यकाल होता है। कार्यकाल की बात कर लेते हैं, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी दोस्तों पहले हो। अब माना ये कि यहाँ पे कोई है जिसकी उम्र यहाँ पे 60 वर्ष है, तो यहाँ पे 6 प्लस जोड़ेंगे 6 वर्ष, तो यहाँ पे 66 हो जाएगा। लेकिन वो 66 वर्ष तक ना रहकर केवल 65 वर्ष तक ही उसकी नियुक्ति रहेगी। इनमें से 6 वर्ष की नियुक्ति हो या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा दोस्तों वही इसमें क्या होगा, मान्य होगा। तो वही इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्तियों में भी दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो नियुक्ति का क्या है, प्रावधान है। इन्हें दोस्तों समकक्ष किनका दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके बराबर इनको क्या कर दिया गया है, दर्जा दिया है। दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके बराबर दर्जा दिया गया है। हटाता कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे इनको हटाने की प्रक्रिया दोस्तों चुनाव आयुक्त हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं तो इनको हटाता कौन है। यहाँ पे दोस्तों संसद द्वारा क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को जो हटाता है, उनकी जो समान प्रक्रिया या महाभियोग प्रक्रिया बोल सकते हैं, उनकी उसके आधार पर यहाँ पे दोस्तों 2/3 बहुमत के आधार पर इनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा इसके सदस्य, एक सदस्य निकाय, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अधिकारी दोस्तों बात कर लेते हैं, आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं। यहाँ पे नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों को होते हैं। समकक्ष दर्जा किसकी बात कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके समकक्ष इनको दर्जा दिए गए हैं। हटाता कौन है, तो दोस्तों संसद के द्वारा दोस्तों यहाँ पे संसद के द्वारा जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इनको भी उसी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये इनकी चुनाव प्रक्रिया और इनकी जो नियुक्ति है उनसे संबंधित जो हमने यहाँ पे देखा। तो इसके कार्य और देख लेते हैं हम, चुनाव आयोग के जो क्या कार्य क्या हैं चुनाव आयोग के, तो फिर हम वर्तमान में जो नियुक्तियां हैं, साथ ही उनकी जो अनुच्छेद है 324 से 329 तक क्या उल्लेख है, उनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो हम इससे पहले कि इसके कार्य जान लेते हैं कि क्या क्या कार्य ये करता है चुनाव आयोग। तो यहाँ पे देखते हैं संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा अर्थात राज्य विधानमंडलों जिसमें विधानसभाओं के, इसी के साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या करवाता है, चुनाव क्या करवाता है, संपन्न करवाता है। मतलब चुनाव करवाता है किनकी, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब सांसद यहाँ पे बोल सकते हैं, सांसदों के चुनाव करवाता है। साथ ही यहाँ पे विधायकों के चुनाव करवाता है, विधायकों के क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। सांसदों के चुनाव करवाता है, मतलब उनका चयन चुनाव के आधार पर। साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनकी कार्यप्रणाली भी कौन संपन्न करवाता है, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन नया ना हो, तो यहाँ पे देखेंगे राज्य विधानमंडलों, मतलब राज्य में जो विधानमंडल अर्थात विधायक हैं उनके चुनाव कौन करवाता है, भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली, भारत का निर्वाचन आयोग के राज्य का निर्वाचन आयोग केवल पंचायती राज संस्थाएं जो है या फिर जो नगर पालिकाएं हैं उनके चुनाव करवाता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन जो भारत का निर्वाचन आयोग है कौन, राज्य विधानमंडलों के सहित संसद के और साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या करवाता है, चुनाव करवाता है दोस्तों। अब भारत का जो निर्वाचन आयोग है वही क्या करवाता है, निर्वाचन नामावली, मतलब वोटर लिस्ट जारी करता है कि कौन कौन यहाँ पे है। मतलब 18 प्लस ईयर की, 18 प्लस साल के, 18 प्लस ईयर या जो 18 प्लस ईयर में होने वाले हैं, 18 साल के होने वाले हैं या 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए जो क्या है, मतदाता पहचान पत्र जारी करता है दोस्तों। किन के लिए, 18 प्लस।
तो ये किसके आधार पे जारी करता है दोस्तों? आजकल एक नया विधेयक लागू किया गया है, जिसमें आगे हम बात करेंगे, जिसमें जो 17 प्लस उम्मीदवार हैं, जो 17 प्लस जो कॉलेजों में या स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए वहीं पर दोस्तों ऑनलाइन निर्वाचन प्रक्रिया रजिस्टर करने का एक ऑप्शन जारी किया गया है, जिसमें एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वोटर लिस्ट कौन-कौन यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र, जो एक पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसमें कौन-कौन मतदाता हैं, उनके यहाँ पे विद फोटो के साथ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पहचान पत्र जारी करता है, साथ ही निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट जारी करता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में ये यहाँ पे निवास करते हैं, जो यहाँ पे वोट डालने के लिए क्या है, योग्य हैं। तो 18 प्लस ईयर के जो भी है, जिन पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, साथ ही यहाँ पे 18 साल से जो ऊपर है जिनकी एज, तो वो यहाँ क्या है, निर्वाचन डालने के लिए पात्र होंगे। राष्ट्रीय मतदाता पहचान पत्र दोस्तों ईपिक कार्ड जो जारी करता है, वो कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग, जो क्या है कि पहचान दस्तावेज के रूप में भी इसको उपयोग लिया जाता है, जिसमें निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। राजनीतिक दोस्तों, इसी के साथ ये राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है दोस्तों? यहाँ पे हम देखें, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह का क्या करता है, आवंटन भी करता है। जो चुनाव चिन्ह का आवंटन भी करता है। वर्तमान में कितने जो राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, राज्य राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, कितने राजनीतिक दल हैं और कौन-कौन सा उनका चुनाव चिन्ह है, उनके बारे में भी डिटेल बात कर लेंगे। जो अभी लेटेस्ट में संशोधन हुआ है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है वर्तमान में। तो वर्तमान में दोस्तों किसको दिया गया है? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से दल जो वर्तमान में हैं। एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कौन-कौन से राजनीतिक दल वर्तमान में है, किसे कब मान्यता प्रदान की गई, साथ ही उसका जो स्थापना कब हुई, उसके जो स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है जिस राजनीतिक दल के, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार के चुनाव अभियान से में कुल खर्च राशि, जो यहाँ पे मतदाता जो है, वोटर जो चुनाव लड़ रहा है, उम्मीदवार है चुनाव लड़ने के लिए, जो उम्मीदवार खड़ा है, उसके लिए टोटल खर्च राशि की जो सीमा है वो कौन निर्धारित करता है? यहाँ पे चुनाव आयोग ही। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो अनावश्यक रूप से यहाँ पे राशि खर्च करके केवल मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करता है और अपनी ओर उनको आकर्षित करने का प्रयास करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि रुपए के आधार पे मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है या मतों का दुरुपयोग करता है, मत प्रणाली का या मतदाताओं का क्या करता है, दुरुपयोग या उनका शोषण करता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसी के आधार पर उनमें कुल खर्च राशि, जो उनके द्वारा कुल खर्च राशि की सीमा निर्धारित करता है, साथ ही उनके द्वारा उस खर्च राशि की सीमा के अंदर जो चुनाव लड़ा गया है, चुनाव में इतने ही रुपए खर्च किए गए, उनकी निगरानी भी कौन करता है? भारत का चुनाव आयोग ही करता है। साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, ये हम पढ़ चुके हैं, चुनाव चिन्ह उनको आवंटित करता है। साथ ही राजनीतिक दलों को इससे संबंधित जो विवाद रहते हैं, विवादों का निपटारा भी कौन करता है? यही करता है। मतलब राजनीतिक दल जो होते हैं, उनमें चुनावों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, तो विवादों का निपटारा कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग भी करता है। साथ ही उनकी योग्यताएं, उम्मीदवारों की योग्यताएं भी निर्धारित कौन करता है? उम्मीदवारों की जो योग्यताएं होती हैं कि कौन चुनाव लड़ सकता है, जिसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, या जो 18 प्लस ईयर का हो, या बोल सकते हैं विधानसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है, या लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है। जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र निर्धारित की है, साथ ही विधानसभा के लिए 25 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है। साथ ही यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं के लिए 21 वर्ष यहाँ पे आयु निर्धारित की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता भी जारी करता है। जब से चुनाव की तिथि या दिनांक जारी की जाती है कि चुनाव इस तारीख से होंगे, तब से यहाँ पे एक आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है, जिसकी पालना करनी होता है, जिसमें कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी या कोई भी उम्मीदवार जो पूर्व में किसी पद पर रह चुका है, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद में कोई इस प्रकार की बड़ी घोषणा नहीं कर सकता, या कोई सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता, सरकारी वाहन या सरकारी मशीनरी का उपयोग दोस्तों आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या किया जा सकता है? उपयोग नहीं कर सकता वो। तो इस प्रकार उसकी आदर्श आचार संहिता जारी करता है, उसकी निगरानी भी करता है कि कोई इन आदर्श आचार संहिता जो लागू की है, इनका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, या फिर इनकी जो कोई अवहेलना तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पे उम्मीदवारों को
उनकी शक्ति का अनुचित उपयोग नहीं कर पाए। मतलब राजनीतिक दल जो है या कोई भी सत्ताधारी पार्टी जो उस समय प्रक्रियाधीन में क्या थी, सत्ता में थी, वो आदर्श आचार संहिता का दुरुपयोग ना करे, या सरकारी संपत्ति या बोल सकते हैं सरकारी वाहनों का, सरकारी मशीनरी का, सरकारी मैनेजमेंट या सिस्टम का दोस्तों दुरुपयोग ना करे। इस प्रकार यहाँ पे आदर्श आचार संहिता जारी की जाती है। मतलब आदर्श आचार संहिता जारी करने के बाद में दोस्तों कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी उम्मीदवार जो पूर्व में या तो सत्ता में रह चुका है या सत्ता में वर्तमान में नहीं है, तो कोई भी दोस्तों सरकारी संपत्ति को मतलब दुरुपयोग नहीं कर सकता आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चुनाव कानून में एक संशोधन किया गया है, कब होता है, दिसंबर 2021 में। विधेयक कौन सा था, 2021 का था दोस्तों। यहाँ पे चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 दिसंबर 2021 में लोकसभा ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 क्या किया गया, पारित किया गया। और इस प्रस्ताव में क्या कर दिया गया दोस्तों, मतदाता पहचान पत्र को क्या कर दिया गया, आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड से जोड़ा गया, मतदाता पहचान पत्र को। ये सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है कि मतदाता पहचान पत्र को किससे जोड़ा गया, आधार कार्ड से यहाँ पे जोड़ा गया है। आधार कार्ड से जोड़ने का उद्देश्य क्या था, इसके प्रमुख विशेषताएं, किस कारण से ये जोड़ा, किस कारण से इसमें संशोधन किया गया और इसका आधार कार्ड से जोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे देखते हैं कि विभिन्न स्थानों एक ही व्यक्ति जहाँ पे एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन को क्या करना, रोकना। एक से अधिक मतलब एक ही व्यक्ति है, चाहे वो दिल्ली में है, राजस्थान में है, जैसे राजस्थान में निवास कर रहा है या फिर दिल्ली में निवास कर रहा है, दोनों जगह वो रह रहा है। राजस्थान में वो निवास करता है और दिल्ली में क्या करता है, वहां पे दोस्तों अपनी आर्थिक क्रियाएं मतलब वहां पे काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों वो राजस्थान का भी वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है और साथ ही दिल्ली का भी वोटर आईडी वहां पे रहने के कारण उसका बन जाता है। तो दोस्तों वहां पे उसके जो मतदाता या मतदान की जो कार्य प्रणाली है उसका दुरुपयोग होता है। मतलब एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर यहाँ पे होता है कि विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति एक से अधिक नामांकन को क्या करना है, रोकना। इस प्रकार व्यक्ति राजस्थान से भी वो वहां पे एलिजिबल होता है मतदान के लिए और दिल्ली से भी क्या होता है, एलिजिबल होता है मतदान के लिए, योग्य होता है तो मतदान करने के लिए। तो यहाँ पे ये निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति केवल एक ही जगह से मतदान, चाहे वो दिल्ली से करे चाहे वो राजस्थान से करे। तो दोस्तों इस प्रकार से आधार कार्ड से लिंक करने के बाद में उसका डेटा यहाँ पे सरकार को प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि उसके मतों को जो जहाँ पे उसका डुप्लीकेसी है या बोल सकते हैं डीडुप्लीकेटीकरण जो है उसको क्या करना, समाप्त करना, या उसका जो मतदाता पहचान पत्र है उसका डुप्लीकेशन जो है उसको समाप्त करना। एक ही व्यक्ति एक ही जगह से क्या कर सकता है, वोट गिर सकता है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य है कि फर्जी मतों को रोकना। कोई व्यक्ति यहाँ पे भी डाल रहा है, राजस्थान में भी, कोई दिल्ली में भी डाल रहा है, तो मतलब वहां पे वो फर्जी मतों का प्रयोग कर रहा है, दोनों जगह वो योग्य नहीं है। फर्जी वोटिंग को रोकने और फर्जी मतों को रोकने के उद्देश्य से इसका क्या किया गया, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लाया गया, जिसमें मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य किया गया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट में देखेंगे कि आर्टिकल 324 से 329 का विस्तार। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट करने वाले के आगे अनुच्छेद का विस्तार और अनुच्छेद। यहाँ पे 324 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निर्वाचन आयोग में क्या होंगे, निहित क्या होंगे, चुनावों का अधीक्षण, चुनाव के निर्देशन और चुनाव को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, निर्वाचन आयोग के अंदर निहित होंगे। चुनाव का अधीक्षण मतलब चुनाव की कार्यप्रणाली निर्धारित करना, साथ ही उनको निर्देश देना, निर्देशन उनका मतलब उनकी मॉनिटरिंग करना, साथ ही यहाँ पे उन पर नियंत्रण स्थापित करना कौन करेगा, और चुनाव आयोग में ये क्या आता है, शक्तियां निहित हो जाएंगी। अनुच्छेद 325 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष मतदाता की सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं है। मतलब कोई भी किसी को ऐसा नहीं है कि वो किसी भी धर्म का हो तो उसको अपात्र घोषित किया जाए, किसी भी जाति का हो तो उसके क्या कर दिया जाए, अपात्र घोषित हो जाए। किस लिए, मतदाता सूची में शामिल होने या मतदान करने से रिलेटेड या मतदाता सूची में शामिल होने से उसे रोका नहीं जा सकता। मतलब ये अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। किन किन के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर यहाँ पे उन्हें मतदान करने से या मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 326 की बात करते हैं। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
दोस्तों यहाँ पे क्या होगी, प्रत्यक्ष, यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात होती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात होती है। अनुच्छेद 326 क्या कहता है कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनका चुनाव क्या हो जाता है, वयस्क मताधिकार, मतलब 18 प्लस की जो भी उम्मीदवार हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप से अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या करेंगे, यहाँ पे चुनाव करेंगे। अनुच्छेद 327 कहता है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति, यहाँ पे क्या होता है, विधानमंडल के जो चुनाव होंगे उनके संबंध में संसद को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनका उल्लेख यहाँ पे 327 में किया गया है। साथ ही 328 की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 328 में चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडलों की शक्ति, यहाँ पे संसद को शक्ति प्रदान की गई। चुनाव से संबंधित कोई संशोधन, जिस प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि संसद द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे हम देखेंगे कि संसद द्वारा चुनाव कानून संशोधन विधेयक लाया गया था 2021 में। वो किस अनुच्छेद के तहत लाया गया था, अनुच्छेद 327 के तहत। अनुच्छेद 327 के तहत यहाँ पे संशोधन पारित करके चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लाया गया, जिसमें आधार कार्ड को क्या कर दिया गया, मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का कार्य किया गया कि फर्जी मतों को रोकना, साथ ही एक ही व्यक्ति के एकाधिक जगह से मतों को रोकने का प्रयास करना या जाली मतों से रोकने का प्रयास करना। इसी प्रकार यहाँ पे राज्य के जो विधानमंडल है, विधानमंडलों को भी क्या किया गया है, यहाँ पे शक्ति प्रदान की गई है कि वो चुनाव से संबंधित जो भी है, जिस प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे कि कई राज्यों में चुनाव के लिए, जैसे सरपंच के चुनाव के लिए यहाँ पे क्या किया गया, सरपंच के लिए योग्यता निर्धारित कर दी है, जैसे 8वीं पास, 10वीं पास इत्यादि। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे, या स्वच्छ शौचालय की जो शर्तें हैं वो कौन लागू करता है, तो दोस्तों यहाँ पे राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की है। अभी वर्तमान के जो उदाहरण से हम यहाँ जान सकते हैं कि चुनाव आयोग, चुनाव की कार्य प्रणाली में जो संसद को जो शक्ति प्रदान की है, उसी के द्वारा चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया, जिसमें आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से लिंक करने का एक विधेयक पारित संसद के द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट में 329 की बात करते हैं कि चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक। जो दोस्तों अदालत में इसके संबंधित जो भी हस्तक्षेप होंगे वो चुनावी कार्यप्रणाली के अंदर उनमें रोक नहीं लगाई जा सकती, मतलब अदालत के आधार पर चुनाव कार्यप्रणाली में क्या किया नहीं जा सकता, रोक नहीं लगाई जा सकती। तो यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे हम कि जो हम बात कर रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव वर्तमान की बात है दोस्तों, ये वर्तमान की बात है, वर्तमान की बात करते हैं तो यहाँ पे सोर्स कहाँ से लिए गए, सोर्स की बात कर सकते हैं वेबसाइट भारतीय निर्वाचन आयोग से। यहाँ पे हमने दोस्तों ये डेटा आपको जो भी पढ़ाया है, जो भी डिटेल में बात की है, तो वेबसाइट किस लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से यहाँ पे ये क्या किया है, लिया गया है। सोर्स यहाँ पे हमारा है क्या है दोस्तों, वेबसाइट भारतीय निर्वाचन आयोग से ये डिटेल्स ली गई है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब राजीव कुमार है। और अन्य दो अन्य चुनाव आयुक्त मतलब श्री अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर और श्री अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर। दो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और दो अन्य चुनाव क्या होते, आयुक्त हो गए। तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त बात करते हैं श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल की बात हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा, इनके अनुच्छेद दोस्तों 324 से 329 के बारे में पढ़ा कि संसद को क्या शक्ति प्रदान की है किस अनुच्छेद के तहत कि वो चुनाव में संशोधन कर सकती है। राज्य विधानमंडलों के जो चुनाव, राज्य विधानमंडलों को क्या शक्ति प्रदान की है चुनाव से संबंध में। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अदालतों को चुनाव की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप से रोक का प्रावधान किया गया, जो संविधान में उल्लेख है दोस्तों उसी के आधार पर। साथ ही यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर चुनाव से वंचित नहीं किया, मतलब मत डालने से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। यहाँ पे चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके अधीन होंगे दोस्तों, यहाँ पे निर्वाचन आयोग के क्या होंगे, अधीन होंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि चुनाव कानून संशोधन, आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से लिंक, इसकी जो कार्य है चुनाव आयोग के जो हमने यहाँ पे बता दिए कि मतदाता पहचान पत्र, वोटर लिस्ट जारी करना, साथ ही संसद की, राज्य विधानमंडलों के चुनाव, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, साथ ही चुनाव में खर्च राशि की सीमा निर्धारित करना, उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, साथ ही जो चुनाव से संबंधित जो राजनीतिक दलों में विवाद होता है उनका निपटारा करना और एक आदर्श आचार संहिता जारी करना।
ये प्रमुख कार्य इनके सदस्य हो जाते हैं, इनकी रैंक हो जाती है। साथ ही यहाँ पे भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार हमने भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल से पढ़ा दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे बाहर मैं आशा करता हूँ एक भी क्वेश्चन ना जाएगा दोस्तों। लेकिन आप चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। साथ ही चैनल को बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों, जिसमें हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में कितने हैं, साथ ही उनका जो कार्यप्रणाली है या वर्तमान में उनके अध्यक्ष कौन है, जो उनकी स्थापना कब हुई थी, उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे, और कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया वो किस आधार पर दिया गया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक